अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज भी रुख करेंगे हम सबसे पहले फ़लस्तीन का, जहां आज ये हुआ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें वहां पर हो रही हैं, शहादतें बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरतें, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। इजराइल की जानिब से अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल्स पर हमले किए जा रहे हैं। और ऐसे में ही एक फ़लस्तीनी बच्चे से जब ये पूछा गया कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो उसने बहुत ही भारी दिल के साथ जवाब ये दिया कि फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके जवान होने से पहले, उनके बड़े होने से पहले ही शहीद कर दिया जाता है। इस बात में कितना कर्ब है, कितनी अजियत है, ये आई थिंक कि हम सभी फील कर सकते हैं। इस कर्ब में, इस अजियत में इजाफा किया जा रहा है इजराइल की जानिब से, जिसकी वहशियाना बमबारी के बाद गाज़ा के मनाजिर बहुत बुरी मंजर कशी कर रहे हैं। ज़ख्मों से चूर, भूख और प्यास से निढाल ये जो बच्चे हैं, इन पर इसराइली बॉम्ब कहर बनकर गिर रहे हैं। और शहीदों की तादाद जो है 2300 से तजावुज़ कर चुकी है। दुनिया देख चुकी है कि सिहोनी फोर्सेस इंसानियत भूल चुकी है, जबकि हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2 अमरीकी ख़वातीन को रिहा कर दिया, जिन्होंने रिहाई मिलने पर हमास के हुस्न सलूक की खुलेआम तारीफ भी की है। अच्छा नाज़रीन, चीन ने मसला फ़लस्तीन संगीन होने पर आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा 26 अक्टूबर से अमेरिका का अहम दौरा भी करेंगे। एक अमरीकी रुकन के कांग्रेस इल्हान उमर, उन्होंने सदर जो बाइडन समेत तमाम आलमी रहनुमाओं का जंजीर जोड़ते हुए ये पूछा कि हमास इजराइल जंग पर आपकी इंसानियत कहाँ है? आप कैसे लाशों के ढेर देखकर अपनी दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? नाज़रीन, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी बोल पड़े हैं और ओबामा ने खबरदार किया कि फ़लस्तीनियों की हलाकतें संगीन मामला है, जिस पर इजराइल आलमी हिमायत खो सकता है। क्या हालात हैं इस वक्त गाज़ा में, इस पर पहले आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। इसराइल जंगी जुर्म और जनूनियत में इंसानियत भूल गया, लेकिन हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2 अमरीकी यरगमाल खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइली हुकाम ने भी इसकी तस्दीक कर दी। गजा में 203 इसराइली यरगमालियों में से कई की रिहाई के लिए बातचीत जारी है और हमास ने फौरी जंगबंदी के बदले कुछ यरगमालियों को रिहा करने की पेशकश की है। अमेरिकी सदर बाइडन ने जंगबंदी के लिए तमाम यरगमालियों की रिहाई मशरूत कर दी है। रिहाई पाने वाली खवातीन ने हमास के हुस्न सलूक पर तारीफों के पुल बांध दिए और उनके किरदार को सराहा। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में कम अज कम 5791 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2300 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। ज्यादातर शहादतें गजा की पट्टी में हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली फिजाई हमलों से बचने के लिए मायूस शहरी खुराक, पानी और पनागाहों से महरूम हैं। जख्मों से चूर बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हैं। अब तक गजा में इमदादी सामान के 54 ट्रक पहुंचाए गए हैं। इस इमदाद को ऊंट के मुंह में जीरा के मुतारादिफ करार दिया जा रहा है। चीन ने गजा में होने वाली तबाही, मासूम बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत कीमती इंसानी जानों के ज़िया को बंद करने पर जोर दिया है और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलवाने का मुतालबा किया है। कशीदगी को कम करने के लिए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ली 3 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को अमरीका पहुंच रही हैं। इस दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा कशीदा ताल्लुकात के तनाजुर में अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरा वाशिंगटन के दौरान वांग ली अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और कौमी सलामती के मुशीर के साथ भी मुलाकात करेंगे, जिसमें इसराइल, हमास, रूस यूक्रेन की जंग और जुनूबी बहर चीन में पाई जाने वाली हालिया कशीदगी पर बातचीत की जाएगी। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन जंग के मामले पर इसराइल और अपने फ़लस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता भी किया और अमन कायम करने पर जोर दिया। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर इसराइल से मुकम्मल यकजहती के लिए तिल अबीब पहुंच गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि इसराइल इस जंग में अकेला नहीं,
दहशतगर्दी इसराइल और फ्रांस का मुश्तरका दुश्मन है, जिस पर फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मगरबी ममालिक ने इसराइल को गजा में कत्लेआम की इजाजत दे रखी है। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने इसराइल को खबरदार किया है कि गजा में इंसानी जानों को नजरअंदाज करना इसराइल के लिए उल्टा पड़ सकता है। उससे फलस्तीनियों के रवैये मजीद सख्त होंगे। मुहासरे से इसराइल को हासिल बैनुल अक़वामी हिमायत भी कमजोर पड़ जाएगी। मुस्लिम अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने अमरीकी सदर जो बाइडन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हमास और इसराइल जंग पर आपकी इंसानियत कहाँ है? आप कैसे एक ही जानिब का जुल्म देखकर उसे गलत कह सकते हैं? आप कैसे लाशों के ढेर देखकर अपनी दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? फ्रांस और इंग्लैंड समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी आवाम इसराइली मजालिम पर सरापा एहतजाज हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। गाजा में सूरत हाल क्या है ये तो आपने जान लिया। ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे ज्वाइन कर रहे हैं यूनुस खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, फ्रांस से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम आसमा। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं आप मेरे प्रोग्राम के लिए। यूनुस साहब, सबसे पहले तो अभी तक की जो एक बड़ी इत्तला आ रही है इस जंग को लेकर, इस सारे मामले को लेकर, वो ये है कि जुमेरात को एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें कोशिश की जाएगी कि किसी तौर ये जो जंग है इसको रोका जा सके। आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अभी आज ही हम देख रहे थे कि जो बाइडन ने ये बयान दिया है कि जी ये जो जंग है ये नहीं रुकनी चाहिए है तब तक जब तक हमास को सबक नहीं सिखा लिया जाता है उसका, जो कि उसने किया है। तो आप समझते हैं ये इजलास अभी कुछ नतीजा होगा इसका? देखिए, इससे पहले भी जो है जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा में जो है करारदाद पेश की गई थी, जिसको बहुत से यूरोपियन ममालिक और अमेरिका ने जो है वो रिजेक्ट भी कर दिया था। इस वक्त इसराइल की हुकूमत का जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है हमास के हाथमे तक जारी रहेगी और हम हमास को हाथमे के बगैर इस जंग बंदी को कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ जो यूरोपियन ममालिक है, अमेरिकन भी हैं, वो भी इसराइल के हामी दिखाई देते हैं। तो हमें ये नहीं लगता कि ये जो इजलास होने वाला है जंग बंदी के हवाले से तो उसके कोई हाथ रवा नताइज निकल सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके लिए कहाँ पर क्या एफर्ट्स हो रही हैं ये कुछ आप बता सकते हैं? बहुत सारे ममालिक हमें बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सरगर्मी की हद तक दिखाई देता है, सिर्फ एक एक्टिविटी की हद तक दिखाई देता है। असल में दर हकीकत हमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बड़े इस्लामी ममालिक की चलें आपसे बात कर लेती हूँ। हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत मुतहरिक किरदार अदा करने की बात कर रहा है, बार बार कह भी रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए है, लेकिन असल में जो इकदाम वो इस जंग को रुकवाने के लिए कर सकता है हम सभी जानते हैं। तेल के मामलात को लेकर है, अमेरिका से बहुत सारे दीगर मामलात को लेकर है, वो अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन क्यों इसमें डिले किया जा रहा है? क्यों इस्लामी ममालिक जो हैं वो मिल बैठ नहीं रहे हैं और क्यों इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है? देखिए, इस वक्त जो है ना बहुत से इस्लामी ममालिक जो है वो इसराइल के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से राब्ते में है। इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से हम देखते हैं कि बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने जो है सफारती तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए, लेकिन इस जंग की वजह से हम देखते हैं कि वो ताल्लुकात में कुछ तातुल पैदा हो गया है। सऊदी अरब, कतर और यूएई जो है की हुकूमतें हैं वो इस वक्त इसराइल के ऊपर जोर दे रही है कि वो जंग बंदी की तरफ आए और वहाँ पे जो मैसूर फ़लस्तीनी लोग हैं उसके लिए जो इमदाद वगैरह है उसमें, ताकि वो इमदादी कार्रवाई में जो है वो रुकावट ख़त्म हो जाए। जबकि इसराइली हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि हमास के हाथ में तक हम जंग जारी रखेंगे। इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक है वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसराइल को जंग बंदी के ऊपर मजबूर कर सके। जबकि बैनुल-अक़वामी तौर पे अगर हम यूरोप की बात करें तो इसलिए इस पोजीशन में नहीं है ना यूनुस साहब, सॉरी आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, इसलिए इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि उनमें इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। ये मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप बताएं, क्योंकि अगर ये सारे ममालिक मिल जाते हैं, अगर ओआईसी ममालिक इकट्ठे बैठ जाएं, ये फैसला कर लें, प्रेशराइज करें, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना यूनुस साहब? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके मिल बैठने से भी कुछ नहीं होगा, अगर ये सब मुत्तहिद हो जाएं तब भी कुछ नहीं होगा? देखिए, इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, इस वक्त तो हमें ये नजर आ रहा है कि जंग बंदी के हवाले से यूरोपियन ममालिक ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं बनिस्बत इस्लामी ममालिक के।
और दूसरी जो बात हम देख रहे हैं कि इसमें इस टाइम इसराइल ये बात कह रहा है कि जो हमास को कहीं ना कहीं पे जो है वो रशिया की भी सपोर्ट हासिल है। तो ये जंग फिर हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन बहरी बेड़ा आता है, फिर वो ईरान की बात करते हैं, चाइना भी कह रहा है कि हम हालात को कंट्रोल करने के लिए देखेंगे और अपने बहरी बेड़े को भी जो है हम हरकत में ला सकते हैं। तो इसमें बहुत से बैनुल अक़वामी फैक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये जंग हमें तवील दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा, आपने अभी यूरोप की बात की कि इस्लामी ममालिक से ज़्यादा बहुत सारे यूरोपियन ममालिक जो हैं वो इंसानी बुनियादों पर ऐसा कहते हुए हमें दिखाई देते हैं कि इस जंग को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए है, बंद किया जाना चाहिए। तो यूरोप में आम तासुर क्या है इस जंग को लेकर? आप चूँकि फ्रांस के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि वहाँ भी मुजाहिरे हुए। कुछ मुजाहिरीन जो थे वो इजराइल के हक़ में बाहर निकले, कुछ जो हैं वो गाज़ा के हक़ में निकले, कुछ जो है वो सिर्फ इसलिए निकले कि दोनों तरफ से जानी नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान को रुकना चाहिए है। पहले तो ये बता दीजिएगा कि इस जंग की वजह से वहाँ जो आम एक मामूलाती ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके ऊपर कितना असर आया है लोगों की, और फिर लोगों के इस हवाले से क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, इतना बड़ा जहाँ पर एक जानी नुकसान हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर? देखिए, यहाँ पर यूरोप जो है इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर दिखाई देता है। और हम जब देखते हैं कि जैसे ये लड़ाई शुरू होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं कि एक चेचनियन बाशिंदा अपने टीचर को जो है 2 टीचर को मार देता है। उसके बाद यहाँ पे जो लोअर म्यूज़ियम है यहाँ पे, वहाँ पे बम रखने की इतलात पे लोअर म्यूज़ियम को बंद किया जाता है। यहाँ पे एयरपोर्ट्स, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स को बम के इतलात पर बंद किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शतो दे वर्साई है, जो सबसे बड़ा महल है, उसको जो है ये टूरिस्टिक एरिया है, उसको बम की इतलात पे जो है बंद किया जाता है। और उसके बाद हुकूमत यहाँ पे 12,000 से ज़ायद नफरी तैनात करती है ताकि दहशतगर्दी के वाक़यात पे काबू पाया जा सके। इसके अलावा भी जब वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग फुटबॉल एक मैच हो रहा था स्वीडन और ब्रसल में, तो वहाँ पे जो है वो फायरिंग होती है और 2 स्वीडन शहरी हलाक हो जाते हैं। वो इसी चीज़ की रिएक्शन के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंतहा पसंद है वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हुकूमतों ने भी जो है बहुत से कानूनी मामलात में भी सख्ती शुरू कर दी है। इसके अलावा भी हम देखें तो हुकूमती सतह पर और अवामी सतह पर भी बहुत सारे मसाइल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जब जंग शुरू हुई तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहिरे हुए। एक जो एहतजाजी मुजाहिरा हुआ था वो इसराइल की तरफ से हुआ था, दूसरा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हुआ था। जो पहला मुजाहिरा था वो इसराइली कम्युनिटी के साथ इज़हार हमदर्दी की बुनियाद पर हुआ था और उसमें हमने पहली दफ़ा देखा है कि यहाँ पे फ्रांसीसी बाशिंदों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ पे ज़्यादातर जो एहतजाज होते हैं मुस्लिम ममालिक से भी जो बड़े एहतजाज होते हैं वो यूरोप में फ़लस्तीनियों के हक़ में होते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने देखा कि यहूदियों के साथ यकजहती के लिए फ्रांसीसी कम्युनिटी मौजूद थी। और जब हमने उनसे सवाल किया कि आप यहाँ पे क्यों यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका ये कहना था कि ये जंग हमास ने शुरू की थी, फ़लस्तीनियों ने नहीं, और इसी वजह से इस वक्त जो है हम इसराइलियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं कि लोगों के ज़हन में ये है कि ये जंग इस दफ़ा इसराइल के बजाय हमास ने शुरू किया था, तो फ़लस्तीनी अवाम के साथ लोगों की जो हमदर्दियाँ उतनी नहीं थी जितनी पहली थी। और इसी वजह से हम ममालिक भी देख रहे हैं कि ममालिक भी कुलम इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। खैर बहुत सारे ममालिक से यूरोपियन ममालिक से और भी इत्तलात यही आ रही हैं, क्योंकि हमास ने अटैक किया था तो उसके बाद हमदर्दियाँ जो हैं अब वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ होती दिखाई देती हैं। लेकिन अगर पूरी तारीख देखी जाए, गुज़श्ता 7 दहाइयों को उठा के देखा जाए, तो जितनी किलिंग्स यहाँ पर इजराइल की तरफ की गई हैं तो फिर ये सारा वाक़या जो है ये समझ में आता दिखाई देता है। लेकिन बहरहाल बात ये भी है यूनुस साहब, जैसे आपने खुद फरमाया कि इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए ये जंग जो है इसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए, वरना ये दीगर ममालिक तब भी हमें फैलती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया यूनुस खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, फ्रांस से मुझे ज्वाइन कर रहे थे। फ्रांस में क्या हो रहा है, दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, इससे हमें आगाह कर रहे थे गाज़ा इजराइल जंग को लेकर। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में और उसके बाद दोबारा मिलते हैं आपसे।
दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाए क्रिकेट का सुल्तान? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. गेम ऑन है। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में एक ऐसे आलमी फोरम की ज़रूरत महसूस की गई जो इस कदर मौसर हो कि दुनिया को दोबारा ऐसी तबाही से दो चार न होना पड़े। ये जो फोरम है इसके क़याम को आज 78 बरस हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसके 78 बरस का क़याम होने के बावजूद तब से लेकर अब तक 285 जंगें और तनाज़ात पैदा हुए हैं, जिसमें पाक भारत, कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान और यूक्रेन की जंगें भी शामिल हैं। आप जानते हैं कि इसमें करोड़ों इंसानों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तगड़ा मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन किसी भी ताकतवर मुल्क ने कभी भी उसकी एक नहीं सुनी और दुनिया तबाही का शिकार होती रही। मसले कश्मीर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं और यह मसला क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जूं का तूं है। फ़लस्तीन इसराइल जंग में भी अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ तो उठाई, लेकिन इसराइली फ़ौज अस्पतालों और घरों पर बॉम्ब बरसाती रही और अक़वाम मुत्तहिदा 2 हफ़्तों तक फ़लस्तीनियों को इमदाद भिजवाने में भी बेबस रहा। ये इदारा आलमी जंग जैसे तनाज़ात को रोकने के लिए वजूद में आया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वक्त आने पर यह इदारा 2 मुल्कों के माबैन जंग रुकवाने में भी नाकाम रहेगा। मज़लूम अक़वाम इस फोरम पर कैसे यकीन करें जब ताकतवर ममालिक इसके अहकामात मानने को तैयार ही नहीं हैं। इसी पर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया हम जानेंगे, लेकिन पहले 1945 में क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की गई और जिस ज़रूरत के तहत इस इदारे का क़याम अमल में आया था वो ज़रूरत पूरी क्यों नहीं हुई, क्यों आलमी अमन जो है वो कायम नहीं हो सका। और अभी भी बहुत सारे ममालिक में हमने देखा है 285 जो वॉर्स हुई हैं, जो जंगें हुई हैं, मुख्तलिफ तनाज़ात हुए हैं, उसमें लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। पहले अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के हवाले से और उसके असरात के हवाले से कि कितना ये इदारा मुतहर्रिक रहा है, उस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर गेस्ट से बात करते हैं। दूसरी जंग अजीम की इख्तिताम पर मजीद इंसानी जानों के ज़या को रोकने के लिए 1945 में अमेरिका में 50 ममालिक पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के साथ साथ उसके मंशूर पर गौर व फिक्र किया गया ताकि दुनिया को दोबारा किसी भी ऐसे इंसानी अलमिये का सामना न करना पड़े। लेकिन इस अहम फोरम के क़याम का मकसद दौरे हाजिर में अपनी अफादियत खो चुका है। दुनिया में अब तक 285 मुसल्लह तनाज़ात हो चुकी हैं, जिसमें करोड़ों इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। 1950 में कोरिया की जंग, 70 की दहाई में वियतनाम की जंग, 1980 में ईरान, इराक और फिर अफगानिस्तान की जंग हुई। 90 की दहाई में सोमालिया खाना जंगी का शिकार हुआ। 21वीं सदी के शुरू में अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान, इराक और शाम पर मुसल्लत की गई जंगें लाखों इंसानों की हलाकतों का सबब बनी। इन सब से बढ़कर मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन ऐसे तवील मसले हैं जिनमें कई दहाइयों के अब तक लाखों जानें ज़ाया हो चुकी। हैरत की बात यह कि उनके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। मसला कश्मीर के हल के लिए जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें गैर जानिबदाराना इस्तवाब राय के जरिए कश्मीर के हक़ खुद इरादियत की ज़मानत दी गई। लेकिन निहत्ते कश्मीरियों को आज भी आज़ादी नसीब नहीं हुई और काबिज भारतीय फौज के जुल्म का निशाना बनकर जाने गंवा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अब तक अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद करवाने में कमजोर साबित हुआ है। फलस्तीन के मसले पर अरबों और इसराइल के दरमियान 1948 से अब तक 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार यहाँ भी बेअसर नजर आया। ये आलमी फोरम ना तो किसी जंग को रुकवा सका, ना ही इसराइली मजालिम को बंद करवाने में कामयाब रहा।
इसराइल और फलस्तीन जंग में भी हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के जंगी जुर्म को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। गजा का 50% इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। खवातीन और बच्चे भी जामे शहादत नोश कर रहे हैं। लेकिन बेबसी का आलम यह है कि कोई मुल्क बेशमूल अक़वाम मुत्तहिदा एक जंग बंदी नहीं करवा सका। मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 1945 से अब तक 22 करारदादें आ चुकी हैं, लेकिन इन तमाम करारदादों को अमरीका ने वीटो कर दिया। रूस के यूक्रेन के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन के खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में सलामती कौंसिल में 6 करारदादें आईं, लेकिन रूस के वीटो करने पर इनमें से कोई भी मंजूर न हो सकी। इसके अलावा बोस्निया, इराक, शाम और बर्मा के तनाज़ात हैं जो अब तक हल नहीं हो सके। बज़ाहिर तो अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से तीसरी जंग अज़ीम नहीं हो सकी, मगर अब तक जितना नुकसान हो चुका है वो किसी भी आलमी जंग के नुकसान से कम नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म ताकतवर ममालिक के सामने बेअसर हो चुका है। इसके बावजूद वो क्रेडिट हासिल करता है कि उसने अब तक 172 ऐसे मुआहदे तय करवाए हैं जिनके जरिए करोड़ों मुहाजिरीन को पुरअमन आबादकारी में मदद मिली है। 80 ममालिक के करोड़ों लोगों को खुराक फराहम की गई है, बच्चों को वैक्सीन फराहम की गई, कोविड जैसी मोहलिक बीमारियों के खात्मे में कामयाबी हासिल हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, कितना मुतहरिक ये इदारा रहा है, क्या किरदार इसका रहा है आलमी अमन को लेकर, ये तो आपने रिपोर्ट में जान लिया है। अब बहुत सारे जो सवालात इसके क़याम से लेकर अब तक इसके किरदार पर उठाए जाते हैं, उन पे कुछ बात कर लेते हैं। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हुमायूं साहब, हम हमेशा से जब से हमने होश संभाला है हम यही सुनते आए हैं कि फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, किसी में भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन पर अमल दरामद करवाने में ये इदारा हमेशा नाकाम रहा है और इसका कोई इतना मुस्बत किरदार नहीं रहा है। जब इसके क़याम से लेकर अब तक होने वाली जब 285 वॉर्स के हवाले से, तनाज़ात के हवाले से हम बात करते हैं, आपका तज्ज़िया क्या है इस बारे में? जी थैंक यू मैडम। बेसिकली तो जो है इसको अगर हम थोड़ा सा वो दें, लीवरेज दें, जब ये पहली जंग अजीम के बाद जो बड़े ममालिक थे उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिसमें आपकी रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र है और अदरवाइज मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी बता दूं कि जो जंग को जो है वो रोकने की जो कोशिश करे, क्योंकि उसमें पहली जंग अजीम में भी जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जानी, माली, और जो है एक पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स किया। तो जब दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पे फिर अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया जिसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, और उसका मकसद यही था जिसका आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि दुनिया को इस बड़ी कैटास्ट्रोफी से रोका जाए जिसमें जंगें होती हैं। और वो दूसरी जंग अजीम में चूंकि मिलियंस के करीब जो है अगेन फिर जो है उसमें जानी और माली नुकसान हुआ, और बिलियंस के करीब माली और मिलियंस के करीब जानी, तो उसमें ये आइडिया बनाया गया। लेकिन उसके फौरन बाद ही हमने देखा कि जिस तरह रिपोर्ट में भी कहा गया कोरिया की जंग स्टार्ट होगी, फिर वियतनाम की स्टार्ट होगी, और फिर अगर हम बड़ी जंगों का जिक्र करें, आपने तो चूंकि बहुत सारी और उसका भी जिक्र कर दिया, ऐसी काफी सारी एक्टिविटीज हुई जिसमें उस जंग को रोका नहीं जा सका। अब इसका एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये जो फेलियर है, वो एग्जैक्टली यही था कि इसमें जो वीटो पावर के जो ममालिक थे और उनमें जो बड़े ममालिक थे जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, रूस है, और अब चूंकि उसमें चीन भी शामिल हो गया है, तो उसमें हमने ये देखा कि जो 4 या 5 या 3 या 4 जो बड़े ममालिक थे, उन्होंने जब भी कोई एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप हो रहा था किसी भी इशू को रिजॉल्व करने में, तो उसके वो आड़े आए। इराक की जंग ले लें, कोरिया की ले लें वे, और ये उन सारी ये जो बड़ी जंगें हैं उनमें जो एक ना एक जो है वो वीटो पावर उसका हिस्सा रही। लेकिन अब ये है इसकी नेगेटिव। इसके पॉजिटिव ये हैं कि इन 78 वर्षों में यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी सक्सेसेस भी हासिल की। एक ऐसा बड़ा फोरम, और बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीलैटरल फोरम है जिसमें जो है एग्रीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम जिक्र कर रहे हैं कश्मीर का, तो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो जो सबसे पहली रेजोल्यूशंस आई हैं वो यूनाइटेड नेशन ने कही, और उन्होंने प्लेबिसाइड का जो है वो मुतालबा किया है इंडिया से। अब इसमें जो इशू आता है सामने वो ये आता है कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो दुनिया के इंटरेस्ट हैं उनसे बालातर समझते हैं और उसके खिलाफ काम करते हैं, और ये बेसिकली इसकी जो है फेलियर की वजह है। लेकिन उसके अलावा अगर आप यूएन पीस कीपिंग का जो है वो देख लें तो इन्होंने जो है कंबोडिया में, एल साल्वाडोर में, ग्वाटेमाला, मोज़म्बिक, नामीबिया, ताजिकिस्तान, ऐसे बहुत सारे, बल्कि उससे और भी सोमालिया, ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें यूएन पीस कीपिंग, और ये यूएन पीस कीपिंग में पाकिस्तान को भी बड़ा फख्र हासिल है कि हम उसकी
फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है, जिसमें दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकने के लिए जो बड़ी फोर्सेस है उसमें हमारा नाम भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, तो यूएन पीस कीपिंग ने, अच्छा उसके अलावा आप वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम का देख लें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का देख लें, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजीज के जो हाई कमीशन है उनकी जो काविशें देख लें। अब जो सक्सेस और फेलियर्स हैं उसको हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। यूएन की मौजूदगी और यूएन के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक 78 सालों में बहुत ज्यादा कामयाबियां भी हासिल की। सवाल आ जाता है जो बहुत अहम आपने उठाया कि मुसलमानों के दो सबसे बड़े जो है वो देरीना मुतालबात, जिनको तकरीबन 74, 75 या 76 साल हो चुके हैं, जिसमें फलस्तीन है और कश्मीर में अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक ऐसा मसला है जो अभी तक नहीं हुआ। अब इसमें एक फेलियर तो ऑब्वियसली जो आपने आइडेंटिफाई कर दिया वो यही है कि रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट नहीं करने दिया गया। जब भी इंडिया को कहा गया कि प्लेबिसाइड कराए या वहां पे जो 2019 के बाद से जो मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, तो यूएन की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके जो ह्यूमन राइट्स के रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने दुनिया के सामने सच खोल के रख दिया। अब दुनिया के सामने सच तो आ गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो दुनिया के बड़े ममालिक पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा अलाइन है, और जिसकी वजह से यूएन की रेजोल्यूशन हमेशा जो है वो पीछे आ अभी जाती है। तक आपने जितनी गुफ्तगू की है ना हुमायूं साहब, उससे ये पता चल रहा है, ऐसे एक तासुर आ रहा है, और ये एक आम तासुर भी पाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, कि ये इदारा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। वीटो पावर के मामले को आप देख लीजिए, तो फिर ऐसे में कमज़ोर ममालिक क्या जाएँ, कहाँ जाएँ? क्या उनको अपनी अलग से कोई ऐसी कोई इदारा, कोई तंजीम बना लेनी चाहिए? क्योंकि अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात कर लेते हैं, तंजीमें तो बहुत सारी हैं। ओआईसी को देख लीजिए, बिल्कुल गैर मौसर। अक़वाम मुत्तहिदा को देख लीजिए, बहुत सारे मामलात में बिल्कुल गैर मौसर। जहाँ पर किसी कमज़ोर और किसी ताकतवर की बात आ जाती है तो वहाँ कमज़ोर के लिए बिल्कुल गैर मौसर। तो कमज़ोर ममालिक कहाँ जाएँ हुमायूं साहब, किसकी तरफ देखें? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही इसको आइडेंटिफाई किया, और ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। उसमें अब उसका जो पॉजिटिव साइड अगर देखी जाए उसमें वो ये है कि इसी यूनाइटेड नेशन के तवासुत से, इसी यूनाइटेड नेशन की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो दुनिया के सामने आ रही हैं, बावजूद उसके कि बड़े ममालिक जिनमें आपने जिक्र किया कि वो, अब अगर आप उसकी रेवेन्यू का ही सिर्फ कर लें तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन के जितने बड़े झेली इदारे हैं 25, 26 या 27 के करीब, उनकी अगर फंडिंग किया जाए तो मोर देन 60 to 70% जो फंडिंग है उन इदारों की, उनको चलाने के लिए उसको फंड अमेरिका करता है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली उस पर वो बहुत ज्यादा असरअंदाज भी होता है। इराक की जंग के अंदर जब वो शुरू हुई तो हमें कहा गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और एक कंकॉक्टेड स्टोरी बना के और फिर वहां पे चढ़ दौड़ा गया, और उसके नतीजे में हमने देखा कि कितने कीमती माली और जानी नुकसान हुआ, ना सिर्फ इराक में बल्कि पूरे खत्ते में। अब करना क्या चाहिए, जो आपका सवाल था वो बड़ा अहम था। उसमें यह है कि अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो एक यूनानिमस आवाज हो सकती थी, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन का आपने जिक्र भी कर दिया, ओआईसी, वो अभी तक जो है मुख्तलिफ मौक़ों पे जब भी कश्मीर का आता है उसमें कश्मीर का कॉन्टैक्ट ग्रुप है, कभी रेजोल्यूशन तो आ जाती हैं लेकिन एक यूनानिमस वॉइस नहीं आई, और बहुत सारे हमारे इस्लामी बरादर ममालिक जो हैं उनके ताल्लुकात इंडिया से उसी तरह बदस्तूर हैं बल्कि उससे बेहतर हो चुके हैं, और इकोनॉमिक को छोड़ दें, डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल। तो जब आपके अपने इंटरेस्ट आपकी उम्मा के इंटरेस्ट के या ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट से ऊपर हो जाते हैं तो उसके नतीजे में यही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फिर अपनी वक़्त खो देती हैं। लेकिन इसमें जो अगेन सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि अब दोबारा बात हो रही है यूएन रिफॉर्म्स के अंदर, और कहा जा रहा है, और ये पाकिस्तान का बड़ा अहम मौक़िफ़ है, कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, हम चाहते हैं कि उसके जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसको और इंक्रीज किया जाए, और एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जिसमें यूनानिमिटी ऑफ व्यू आए, बावजूद उसके कि वीटो पावर के जो ममालिक हैं वो किसी वक्त भी जो है उसको रोक सकते हैं। लेकिन फिर दुनिया जो है इट्स वेरी अनफेयर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े ममालिक जिनके पास ताकत ज्यादा है वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके ऐसा ही एक अभी हमने रिसेंटली मुजाहरा देखा है और हम देख रहे हैं बहुत सारे दिनों से फ़लस्तीन के मामले पर। आप देखें ये जंग रुकवाई जा सकती थी अगर अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं वो वीटो ना कर जाते। तो इस वीटो पावर का बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी होता है, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। संगीन मसाइल के ऊपर भी ये वीटो पावर जो है ये इस्तेमाल कर ली जाती है। अगर ये रिफॉर्म्स उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से सोचा जा रहा है यूएन के जितने भी मामलात हैं उनको लेकर, और इसी तरह से कमज़ोर ममालिक पिसते चले जाएंगे और हम आवाम जो हैं वो देखते चले जाएंगे, क्या इसमें ये बेहतर नहीं है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं, चलें और तो किसी मसले पर होते हैं मुत्तहिद नहीं होते हैं, लेकिन जो चंद कमज़ोर ममालिक हैं जिनकी बहुत सारे मसाइल पर बात नहीं सुनी जा रही है वही आपस में मुत्तहिद हो जाएँ
اور پھر چھوڑ دیں اس فورم کو بجائے کہ اس میں شمولیت اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے خود ہی غیر مؤثر ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، ہم تو اس کے غیر مؤثر ہونے کی تو ابھی تک اس کے اوپر گفتگو یہی کر رہے ہیں، لیکن میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہت سارے مؤثر معاملات میں بنانے آپ کے لیے... بالکل بجا فرما رہے ہیں، بہت سارے معاملات نہیں، میں میں آپ کی جیسے آپ کی ہیلتھ بات کو سے لے میں کر اگری ایشوز کرتا ہوں. ہوتے ہیں، بہت سارے ممالک میں امن مشنز بھیجے جاتے ہیں، بچوں کے اوپر جو ہو رہی کام ہو رہا ہوتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کچھ چیزیں ان کو لے کر تو نو ڈاؤٹ کام ہو رہا ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا کہ جو جنگیں ہیں ان کو رکوایا جائے، جو دنیا میں امن ہے اس کا قیام ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا اب سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اب تک۔ جی بالکل آپ کی بات بجا اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن اس کی جو افادیت ہے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اس کو چھوڑنا میرا خیال ہے ایک اچھا عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو افیکٹو بنانے کے لیے ان ممالک، اور جو آپ نے خود بھی 2-3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، کہ مل کے ایک یونانیمس ویو کیا جائے۔ آپ دیکھیں، ہم نے جب پچھلے سال کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جب زلزلہ ہے تو زلزلوں کے لیے G77 پلس چائنا کا ایک فورم ہے جس نے UN کے اندر جو ہے پہلی دفعہ اس گفتگو کا جو ہے وہ اس کو کیا، اور جو لاسز اینڈ ڈیمیجز فنڈ ہے وہ شامل کیا گیا، اور ابھی بھی وہ جو لاسز اینڈ ڈیمیج فنڈ جو پچھلے سال قائم ہوا اس نے افیکٹولی کام نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی چیز افیکٹولی کام نہ کرے تو اس کو چھوڑ دینا شاید ایک پالیسی میٹر بہتر نہیں ہوگا، بجائے اس کو کہ افیکٹو کرنے کے لیے جو ہے اس کے عوامل کے اوپر کام کیا جائے۔ تو پاکستان ٹھیک اور ہے، ابھی چین نے تک تو مل کے 78 سال سے یہ کام ہو رہا ہے نا ہمایوں صاحب۔ میں تو ایک جو ایک عوام کے اندر ایک وہ پایا جاتا ہے، ایک سوال کہہ لیجئے اس کو، یا ایک سوچ جو پائی جاتی ہے کہ بھئی نہیں مؤثر ہے، 78 سال سے کچھ ہمارے لیے نہیں کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے لیے نہیں کر رہا ہے، فلسطین کے لیے نہیں کر رہا ہے، عراق کے لوگوں کے لیے نہیں کر سکا ہے، افغانستانیوں کے لیے نہیں کر سکا ہے، ان کے دیکھیں منجمد اثاثے پڑے، امریکہ نہیں دے رہا، کر لیں کچھ بھی، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو بہت سارے چیزوں پر، بہت سارے معاملات پر یہی ہو رہا ہے۔ تو میں بس ایک سوچ کے اس میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ اگر یہ کیا جاتا ہے تو بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ بالکل اس کا حق حل نہیں ہوتا ہے۔ انفیکٹ کوشش جو ہے وہ چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے کی جانی چاہیے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے، تقریباً گزشتہ 77-78 سال سے کی جا رہی ہے جب سے ادارہ قیام میں آئے۔ لیکن ظاہر ہے جو طاقتور ممالک ہیں ان کی اجارہ داری ہے، اسی پہ ہم بات کر رہے تھے ہمایوں خان صاحب سے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اور بالکل بجا کہہ رہے تھے کہ جی بہت جو مثبت ہیں اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، مثبت پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہے، جس طرح بہت سارے ممالک میں بہت مدد بھی کی جاتی ہے مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی اقوام متحدہ کی جانب سے۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کے وقت کے لیے، ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے، خاص طور پر آج یہ بڑی خبر تھی اقوام متحدہ کے حوالے سے، اس کے قیام کو 78 سال مکمل ہوئے ہیں، اس حوالے سے اپنا تجزیہ شیئر کرے تھے۔ بریک لے لیتے ہیں ایک پروگرام میں۔ کشمیر اور فلسطین اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر 7 دہائیوں سے حل طلب تنازعات ہیں۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں کشمیری اور فلسطینی عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت اور اسرائیل کشمیر اور فلسطین میں بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کا درد دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان کشمیری اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مالدیپ کے نومنتخب صدر ڈاکٹر محمد معیزو نے بھارتی فوج کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے اور الزام یہ عائد کیا ہے کہ بھارتی فوج ان کے ملک کی جاسوسی میں ملوث ہے۔ ناظرین، بھارت نے 2021 میں ایک متنازع معاہدے کے تحت مالدیوز میں فوج بھیجوائی تھی اور مالدیوز کی حکومت کو ایک جہاز اور 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ بھی تحفے میں دیے تھے۔ بھارت نے مالدیپ میں من پسند حکومت کے قیام کے لیے سیاسی مداخلت بڑھانا شروع کر دی، جس پر عوامی سطح پر بھارت کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اور اس خدشے کو تقویت ملی کہ بھارت مالدیوز کے ان جزائر میں اپنا قیام مستقل بنانا چاہتا ہے جو چین کے زیادہ قریب ہیں۔
मालदीव के नौमंतखब सदर ने इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया और भारतीय सफ़ीर को बुलाकर इंडियन आर्मी को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। मालदीव की मौजूदा हुकूमत चीन से दोस्ती बढ़ाने की ख़्वाह है, क्योंकि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों के लिए कर्ज और ग्रांट की सूरत में सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। और चीन ने इस मुल्क का साथ उस वक्त दिया था नाज़रीन जब दुनिया का कोई भी मुल्क उन्हें माली इमदाद देने के लिए राज़ी नहीं था। ये सारा मामला क्या है और क्यों मालदीव को ये बड़ा फैसला करना पड़ा है, इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट है हमारे पास, आइए देखते हैं। मालदीव के नौमंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो ने भारतीय फौज को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक मालदीव के नौमंतखब सदर ने इंतखाबात में कामयाबी के चंद रोज बाद भारतीय सफीर से मुलाकात में भारतीय फौज को वापस भेजने का हुक्म दिया है। भारतीय फौज पर इल्जाम है कि वो मालदीव में जासूसी करने में मसरूफ है। मालदीव के सदर का कहना है कि वो अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय फौज की मौजूदगी मालदीव को खतरे में डाल सकती है। नौमंतखब सदर ने अपनी कामयाबी से कबल मुहिम के दौरान मालदीव के अवाम से भारतीय फौज को वापस भेजने का वादा किया था। मालदीव की फोर्सेस का कहना है कि उनके मुल्क में मौजूद भारतीय तैयारे मालदीव की जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मालदीव के नौमंतखब सदर भी भारत के लिए बड़े खतरे की अलामत हैं। भारतीय फौज के इनखला से मालदीव पर कब्जे की नीयत से की गई भारतीय सरमायाकारी भी ज़ाया हो जाएगी। फरवरी 2021 में मालदीव से एक मुतनाज़ मुआहदे के बाद भारत ने अपनी फौज मालदीव में तैनात की थी। माजी में भी भारत मालदीव में मनपसंद हुकूमत के क़याम के लिए सियासी मुदाखलत करता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर मोहम्मद इब्राहिम सालेह ने 2018 में जब इक़्तिदार संभाला तो भारत नवाज पॉलिसी अपनाई हुई थी और अपने मुल्क को भारत के करीब कर दिया था, जिस पर भारत ने मालदीव को 22 बिलियन डॉलर की तरक्याती इमदाद फराहम की, क्योंकि वो मालदीव के चीन के करीब जज़ायर पर अपने कदम जमाना चाहता था। माजी में भारत ने मालदीव को जो तोहफे दिए उनमें 2010 से 2013 तक 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा तैयारा तोहफे में दिया, क्योंकि भारत ने ये तोहफे देते हुए कहा था कि इस जहाज और हेलीकॉप्टर को तलाश और बचाव मिशन के तहत आबी इनखला के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की चालों में छुपे मफादात को मालदीव की क़यादत और अवाम ने खूब पहचान लिया। भारतीय तोहफों और कुर्बत ने इंडिया आउट की मुहिम को जबरदस्त फिरोग दिया, लेकिन 2021 में मालदीव की अफवाज की तरफ से कहा गया कि 75 हिंदुस्तानी फौजी भारतीय तैयारों को चलाने और उनकी देखभाल करने के लिए मालदीव में मौजूद रहेंगे। इस ऐलान ने भी मुल्क में भारत मुखालिफ बयानियों को तकवीत दी। अवामी सतह पर भी भारत मुखालिफ शकूक व शुबहात को तकवीत मिली और अवामी गुस्सा भी बढ़ता चला गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने महसूस किया कि भारत ने इस तैयारे की आड़ में अपने फौजी मालदीव में उतारे हैं और मजीद फौजी भी लाए जा रहे हैं, जिस पर मालदीव की क़यादत ने मंसूबे को भांप लिया। नौमंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ चीन से दोस्ती बढ़ाने के ख्वाह हैं, क्योंकि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबे के लिए कर्ज और ग्रांट की सूरत में सैकड़ों मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि वो मालदीव के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, रवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने और अमली ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। जब दुनिया ने मालदीव को कर्ज देने से इनकार किया तो बीजिंग ने उन्हें बगैर किसी शर्त के कर्ज की ऑफर की थी। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पोलियो वायरस की जो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। नाज़रीन, एक वक्त था जब पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ती दिखाई देती थी, लेकिन आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिवा दुनिया के तमाम ममालिक इस बीमारी का खात्मा कर चुके हैं। 1988 में 1988 में जो पोलियो को ख़त्म करने का अहद किया गया था, उस वक्त इस बीमारी के सबब 155 मुल्कों के अंदर सालाना 3.5 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन पोलियो से बचाव की वैक्सीन आई और फिर हमने देखा कि उसने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा लिया। इंसदाद पोलियो के आलमी दिन के मौके पर आज पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में, यहाँ के कैपिटल इस्लामाबाद में भी एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के अलावा वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वफाकी वज़ीर सेहत भी शरीक हुए। इस तकरीब में इस अज़्म का इजहार किया गया नाज़रीन के हेल्थ वर्कर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा और 2024 में पाकिस्तान को इस बीमारी से पाक कर दिया जाएगा। इस बीमारी के खात्मे के लिए जहां हुकूमती सतह पर कोशिशें जारी हैं, वहीं वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे जो हैं वो ज़रूर पिलवाएं। इस सारी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है, महकमा सेहत क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसमें आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं आज।
पोलियो एक मफलूज कर देने वाली और मुमकिन तौर पर मुहलिक मुतअद्दिद बीमारी है जो पोलियो वायरस की वजह से लगती है। पोलियो वायरस मरकजी आसाबी निज़ाम पर हमला करता है और चंद घंटों में मुकम्मल तौर पर फालिज का सबब बन सकता है। इससे किसी भी उम्र के लोग मुतासर हो सकते हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चे खास तौर पर खतरे की जद में होते हैं। पोलियो से वैक्सीन के जरिए बचा जा सकता है, ताहम एक मरतबा जब किसी को इन्फेक्शन लग जाए तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। 1988 में सेहत की आलमी असम्बली ने पोलियो को खत्म करने का अहद किया था। इस वक्त इस बीमारी के सबब 155 मुल्कों के अंदर फालिज के सालाना 3.5 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। यूएसएड के ताउन से 1994 में शुमाली और जनूबी अमरीका, सन 2000 में मगरबी बहर अलगाहिल, 2002 में यूरोप, 2014 में जनूबी मशरकी एशिया और हाल ही में इस साल अफ्रीका में पोलियो के खात्मे में मदद मिली है। इंसदाद पोलियो के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के अलावा वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान भी शरीक थे। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में भी हेल्थ वर्कर्स इंसदाद पोलियो के लिए मुहिम जारी है। इस मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए पोलियो वर्कर्स की इस्तादाद कार में मजीद इजाफा किया जा रहा है। तवक्को है आइंदा साल मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा होगा। Over 99% of the world is polio free, with Afghanistan and Pakistan the only 2 endemic countries left. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल अगस्त के वस्त में अफ्रीका को 4 साल तक पोलियो के नए केसेस जाहिर न होने पर पोलियो से पाक करार दे दिया गया। नाइजीरिया खित्ते का वो आखिरी मुल्क था जिसने इस सिलसिले में पोलियो के खात्मे की तस्दीक के सख्त मयार पूरे कर लिए और इलाके के इन 40 मुल्कों में शामिल हो गया जिन्होंने सेहत आमा के हवाले से इस तारीखी संग मील का जश्न मनाया। अब पोलियो केसेस की शरह को 99.9% तक कम कर दिया गया है और सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो के केसेस का सिलसिला जारी है। बहुत से मुल्कों में पोलियो के खात्मे का रास्ता आसान नहीं था। तवील तनाज़ात, झूठी मालूमात, बेघर अफराद, दूर दराज के इलाकों में आबाद लोग और दीगर चैलेंज की वजह से ऐसे मुल्कों की कोशिशों में रुकावट आई है जो इस वायरस का कला कमा करने में मसरूफ हैं। फिर भी अगर बच्चे खुचे वायरस को मुंतकिल होने से रोकना है तो उसके लिए लाजिम है कि मुस्तकिल और पायदार बुनियादों पर कोशिशें जारी रखी जाएंगी। सिर्फ गैर मुतज़लज़ल अज़्म और मकामी बिरादरियों, हुकूमतों और आलमी शराकतदारों की गैर मामूली काविशों के जरिए पोलियो से पाक दुनिया का हुसूल मुमकिन हो सकता है। हेल्थ वर्कर्स, कम्युनिटी रहनुमाओं और रज़ाकारों की कोशिशों से पोलियो के फैलाव को रोकने और उसके मुकम्मल खात्मे में मदद मिली है। दुनिया भर में 40 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हर साल पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाते हैं। इस साल पोलियो का आलमी दिन मनाने की खास अहमियत भी है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब कोरोना वायरस की आलमी वबा की बिना पर दुनिया भर में सेहत की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, तो इंसदाद पोलियो मुहिम भी मुतासिर हुई थी। ताहम सिवाय 2 मुल्कों के इस बीमारी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। और प्रोग्राम में अब बात करते हैं जी सऊदी अरब की, जहां रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। इसका मकसद दुनिया भर में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करना और उन्हें परवान चढ़ाकर तरक्की और रोज़गार जैसे मौके पैदा करना है। दुनिया भर से आए माहिरीन इस बात पर गौर करेंगे कि मुस्तकबिल में दुनिया को मईशत के शोबे की तरक्की में किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या इम्कानात हैं। इन्हीं मौज़ूआत को लेकर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशंस हो रहे होंगे। नंबर कंपनीज के नुमाइंदे अपनी तजावीज़ पेश करेंगे ताकि सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। ये सालाना कॉन्फ्रेंस 2017 के बाद बाकायदगी से मुनक्किद हो रही है, जिससे सऊदी अरब को अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मिलती है। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक के सरबराह ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा यह कि आलमी मंडियों में सिर्फ ग्रीन एनर्जी के लिए 10 खरब डॉलर सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। सरकारी ख़जानों या बैंकों में भी इतनी रकम मौजूद नहीं, इसलिए हमें निजी शोबे को भी साथ लेकर चलना होगा। लेकिन उनमें से कुछ ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे मसाइल आगे बढ़ने में रुकावट बने हुए हैं, जिन्हें दूर करना होगा। इस फोरम के हवाले से, इस इजलास के हवाले से, 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आज। सऊदी अरब की मेज़बानी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के 7वें एडिशन का आगाज हो गया।
दारुल-हुकूमत रियाज में न्यू कंपास के उन्वान से मुनाकिद इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 5000 से ज्यादा मेहमान और कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हैं। 3 रोज तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस से 500 मुकर्ररीन गुफ्तगू करेंगी, जिसमें सरमायाकारी और तिजारत के अलावा आलमी सतह पर नए सर उठाते बहरान पर काबू पाने में आलमी मुकालमों के असरात से मुतालिक सेशंस मुनकिद किए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद जिन अहम शोबों को निशाना बनाना है उनमें मसनूई ज़हानत, तालीम, सेहत की देखभाल और पायदारी शामिल है। मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने खिताब में सऊदी हुकूमत की विजन 2030 को सराहा और उसमें सरमायाकारी के मौक़ों के साथ साथ दीगर इक़दामात को सराहा। AI could increase global GDP by 14% in 2030. If harnessed for good, AI has the power to help create a more inclusive society. कॉन्फ्रेंस का 7वां एडिशन अपनी नौयत की पहली बार सालाना रुकनियत के निज़ाम के साथ मुनकिद किया जा रहा है। इस फोरम का पहला एडिशन अक्टूबर 2017 में हुआ था। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इफ्तिताह किया था। अब हर साल फोरम का इनाकाद किया जा रहा है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के मुताबिक पिछले 3 सालों में 109 बिलियन के मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की तवानाई, सरमायाकारी, मईशत और मनसूबाबंदी, खजाना, खेल, सियाहत और मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़रा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और आलमी रहनुमाओं को अपने आइंदा के नुक्ता नज़र से आमादा करने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब ने खेमों से लेकर हवाबाजी तक कंपनियों पर अरबों खर्च किए हैं। इस साल सऊदी टेलीकॉम कॉरपोरेशन ने स्पेन की टेलीफोनिका में तकरीबन 10% शेयर ले लिए। 2022 में सऊदी वली अहद ने सऊदी अरब के गेमिंग सेक्टर के लिए $38 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया था। अब सऊदी अरब की जानिब से अगले साल ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का ऐलान किया गया है। इन इक़दामात का मकसद 2030 तक सऊदी अरब में 39,000 ई स्पोर्ट से मुतालिक मुलाजमतें पैदा करना है। सऊदी हुकूमत मुमलिकत को गेम डेवलपर्स के लिए जन्नत बनाना चाहते हैं ताकि सऊदी और अरबी सकाफत को डिजिटल शोबे में फरोग दिया जा सके। कौमी ई स्पोर्ट्स हिकमत अमली के मुताबिक कम अज कम 30 ऐसी गेम्स बनाई जाएंगी जो दुनिया भर में दूसरी मौजूद ऑनलाइन गेम्स का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान ने भी सऊदी विजन के लिए सालाना 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को शामिल करने की दरख्वास्त कर रखी है। अरब मीडिया के मुताबिक 3,000 अरब डॉलर की लागत से सऊदी अरब की मईशत, सकाफत, सियाहत और तर्ज जिंदगी को बदलने का मंसूबा बनाया, जिसके तहत सैकड़ों मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। इस विजन के तहत सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज के कदीम तफरीह सरगर्मियों बेशमूल परफॉर्मिंग आर्ट, खेल और सकाफत का एक बहुत बड़ा मरकज कायम किया जा रहा है। सऊदी विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा न्योम सिटी है, जहां पर 100% काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करके ऐसा शहर बनाया जाएगा जो नेचर और कोरे अर्ज के माहौल को आलूदगी और दीगर नुकसानात से महफूज रखेगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्चिंग का कामयाब तजर्बा किया, जिसका मकसद आर्मी फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। ISPR के मुताबिक लॉन्चिंग का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस के सीनियर अफसरान, तंजीम के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। कमांडर ASF FC ने आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों के मयार को सराहा। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने तरबीती लॉन्च के कामयाब इनेकाद पर शरीक फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। मैक्सिको की रियासत में मुसल्लह गिरोह ने घात लगाकर 13 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया। खबर से इदारे के मुताबिक हमले के दौरान म्यूनिसिपल पुलिस चीफ अपने मुहाफिजों समेत मारा गया। इब्तदाई इत्तलात में बताया गया है कि मुसल्लह ग्रुप ने एहलकारों पर उस वक्त घात लगाकर हमला किया जब वो इलाके की निगरानी कर रहे थे। मैक्सिको रियासत में गुरीरो सयाहों के लिए अहम मकामात हैं। साहिली रियासत तारीखी तौर पर तशद्दुद से दोचार रही है। मुल्क में मंशियात और स्मगलिंग के ग्रोहों ने मुल्क का अमन तबाह कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में रियासत में 1289 अफराद कत्ल हुए, जो गुरीरो के लिए सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद अदवार में से एक था। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जराइम पेशा अफराद ने कम अज कम 36 बसों और एक ट्रेन को आग लगा दी। मकामी मीडिया ने उसे इस इलाके की तारीख की सबसे बड़ी मुजरिमाना हमलों में से एक करार दिया। रियासती गवर्नर ने रिव के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर हमले के बाद मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के अज़्म का इजहार किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ब्राजील में हर साल हजारों जाने लेने वाले जराइम से नबर्द आजमा रियासत के लिए तशद्दुद के वाक़यात ड्रामाई हैं, जिसकी वजह से ब्राजील के सबसे मशहूर शहर में मामूलात ज़िंदगी में भी खलल आया है। बढ़ते हमलों के बायस 45 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों तलबा मुतासर हुए हैं। कनाडा की तिबी मुहक्किकीन ने एक मसनूई ज़हानत मॉडल को तश्कील दिया है जो मरीजों की आवाज़ें सुनकर 6 से 10 सेकंड के अंदर टाइप 2 ज़ियाबतीस की दुरुस्त तशखीस कर सकेगा। साइंसदानों को ये कामयाबी मॉडल की जानिब से मरीज और सेहतमंद अफराद की आवाज के दरमियान फर्क के हवाले से 14 फीचर्स की निशानदही के बाद हासिल हुई। मसनूई ज़हानत का ये मॉडल पिच में तब्दीली और आवाज की शिद्दत समेत आवाज़ी की मुतअद्दिद खुसूसियात पर गौर करता है जो इंसानी कान नहीं कर सकते, और हासिल होने वाले डाटा का मवाजना सेहत के मुतालिक बुनियादी मालूमात मरीज की उम्र, कद और वजन से करता है। कब्रत से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने सर पर 319 गिलास तवाज़ुन के साथ रखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 62 साल सिक्योरिटी एडवाइजर 1995 से सर पर गिलास का तवाज़ुन कायम करके करतब दिखा रहे हैं। बाकायदगी के साथ रेस्टोरेंट और तकारीब में अपने फन के जौहर दिखाने के लिए सर पर सबसे ज्यादा गिलास का तवाज़ुन कायम करने के रिकॉर्ड की कोशिश की।